नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 3 का मॉड्यूल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें हम वैदिक कल्चर के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। कुछ हिस्सा हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो पहले उसको देख लीजिएगा। क्रम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सीरीज निरंतर चलेगी। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि रुक जाएगा या फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगातार चलेगा जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है, दोनों ही माध्यमों में चल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, ये पहले ही बताया जा चुका है। अच्छा देखिए, इसमें दो तरह की टेबल है। टेबल के दो पार्ट हैं। पहला तो वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है। ऋग्वैदिक वर्ड्स हैं और उनका जो प्रेजेंट डे में मतलब होता है वो दे रखा है। साथ में यहाँ नदियों के नाम है, एंशिएंट नाम और जो मॉडर्न नाम है वो दोनों दिया हुआ है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम शब्दों को देखेंगे। तो देखिए, इसमें गेस्ट यानी जो अतिथि होता था, मेहमान होता था, उसके लिए उस जमाने में गोहन या गोहंता शब्द का यूज़ किया जाता था। ये गोहंता का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि गाय को मारा जाता था और उसे खिलाया जाता था। कुछ लोग ऐसा कयास लगा सकते हैं कि परिवार में जब कोई मेहमान आता था तो गाय को काट कर उसे खिलाते थे। ऐसा नहीं। गाय अघन्या थी, ना मारने योग्य पवित्र जीव थी, तो ऐसी स्थिति में उसे कैसे मार सकते हैं। गाय का दान दिया जाता था। मतलब कोई अतिथि आया और लौटने लगा अपने घर की ओर तो उसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गायें दी जाती थी, क्योंकि गाय ही सबसे कीमती धरोहर होती थी। ठीक है, तो इसलिए वो गायों को ले जाता था, गायों को अपने साथ ले गया, यानी गायों का हरण करके ले गया। एक तरीके से गायों को छुड़ा कर ले गया मालिक के यहाँ से, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया गोहंता, गायों को हरने वाला। अब इसके बाद देखिए, किंग यानी जो एम्परर था उसके लिए गोप्ता वर्ड का यूज होता था। गोप्ता ये राजा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो दो आपने देखा यहाँ पे। वार के लिए क्या यूज होता था, मतलब युद्ध की बात हो रही है, तो देखिए गविष्टि, गेसु और गम्य जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते थे। गायों के चक्कर में ही लड़ाई भी होती थी। आर्य और पणियों का युद्ध आपने सुना होगा और उसमें ये दिखाया गया है कि आर्यों का नेतृत्व देवराज इंद्र किया करते थे पहले के समय में, क्योंकि वो युद्ध के देवता हैं। और उनके पास एक तेज कुतिया थी जिसका नाम था शर्मा, और वो देवताओं की सेना लेकर और बाकी जो कबीले वाले थे, मतलब जन हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे पहले के समय में, तो वो झुंड बनाकर अपना हथियार बंद होकर जाते थे और पणियों के यहाँ से गाय छुड़ा कर ले आते थे। पणी लोग जो थे वो थोड़े नीचे बिरादरी के थे और आर्थिक रूप से विपन्न थे, तो गायों को वो चुरा लेते थे और ऐसे में फिर युद्ध होता था। तो वो गविष्टि यानी गाय की खोज होती थी। अब इसके बाद देखिए, काऊ यानी गाय, तो अघन्या कहा जाता है, जैसे आपको बताया, न मारने योग्य। लांगल ये हल को कहा जाता है, जो हल जोतते हैं ना खेत में, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। और सीता, तो माता सीता का नाम भी इसी वजह से सीता पड़ा है। जो हल से खींचने पर, मतलब हल को आप खेत में चलाते हैं तो मिट्टी में जब वो चलता है तो एक रेखा जैसी, मतलब एक लाइन बनती है, पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो वो जो लाइन होती है ना, उसी को कहते हैं सीता। वो लाइन असल में लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, उसके बीच में बीज रोपा जाता है। तो माता सीता भी ऐसे ही मिली थी। मतलब राजा जनक जो है वो ड्रॉट पड़ा था उनके इलाके में, तो वो दूर करने के लिए हल चला रहे थे। वही शर्त थी कि राजा हल चलाएगा तो वर्षा होगी। जब राजा हल चलाते हैं तो हल एक जगह जाकर टकराता है और वहाँ पर जाकर जब मिट्टी खोदी जाती है, वहाँ से मिट्टी को हटाया जाता है, तो अंदर एक घड़ा मिलता है और घड़े के अंदर एक लड़की मिलती है, छोटी सी लड़की, और वही माता सीता थी। तो ये नाम पड़ गया। अब इसके बाद कारपेंटर जो था उसके लिए तक्षण या तक्षा शब्द का इस्तेमाल होता था। बढ़ई उस जमाने में भी होते थे। और हेयर ड्रेसर यानी जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, उनके लिए वाप्ती शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब ये लोग भी पहले के ज़माने में हुआ करते थे, इनका भी काम था। डेजर्ट के लिए धन वर्ड यूज़ किया जाता था और ग्रेन के लिए धान्य। तो धान्य तो आज भी अनाज को कहा जाता है। धान्य को आप धान से जोड़कर मत देखिएगा कि इसे आपने पैडी समझ लिया। ये धान्य है, इसमें सारे जितने भी ग्रेन्स आते हैं, टोटल फूड ग्रेन जितने भी आते हैं वो सब इसमें। उर्वरा ये फर्टाइल जो लैंड होता था या फील्ड होती थी उसके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। खिल्ले कहा जाता था ग्रासलैंड को, जहाँ पे मवेशी चरते थे, जो कैटल्स होते थे, मतलब गाय भैंस होती थी। तो मूल रूप से गायें या जो गोवंश है, बोबियंस है, वो सब यहाँ चरते थे। इसके बाद देखिए, जो अकाउंटेंट होता था, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अकाउंटेंट होता था, उसके लिए अक्षवाप नाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। ऐसे जो शब्द है ना वो यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, तो इनसे आप सचेत रहिएगा। और व्राज्रपति जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता था, तो ऑफिशियल ये इंचार्ज होता था पास्चर लैंड का। चारागाह का एक इंचार्ज भी हुआ करता था जो कि चारागाह भूमि की देखरेख करता था। कुलपति ये हेड ऑफ फैमिली होता था, मतलब परिवार का मुखिया, जो कि पिता होता था या फिर कोई पुरुष ही होता था। अर्थात पिता है तो उनके ऊपर अगर कोई और बुजुर्ग जिंदा है, मतलब पुरुष कोई बड़ा जिंदा है, जैसे दादा परदादा, तो वो भी यहाँ पर कुलपति हो सकते थे। आवश्यक नहीं है कि पिता ही हो।
वो भी किसी के पिता ही होते थे। इसके बाद आप देखें यहाँ वृक दिया है, तो वृक जो वर्ड है ये असल में संस्कृत का वर्ड है और ये भेड़िए के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ वैदिक जो संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी, उसमें ये जो वृक शब्द है ये बुल के लिए यूज़ किया जाता था, बैल के लिए, कुबड़ वाला बैल। और यव ये बरली के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जौ जो होता है ना उसको यव कहा जाता है संस्कृत में। गोधूम ये वीट के लिए इस्तेमाल होता था। हिरण्य या सुवर्ण कहा जाता था, गोल्ड को हिरण्य ज़्यादा कहा जाता था। करीश या करीशु ये फर्टिलाइजर होता था, और ये फर्टिलाइजर कैसा था, ये काउ डंग मिनिएचर होता था, जो गाय के गोबर को सड़ाकर खाद बनती है ना, वो चीज़ है, और काफ़ी फर्टाइल होता था। और कुल मिलाकर बात यह है कि नदियों का डेल्टा है भाई, तो ज़मीन तो वैसे ही फर्टाइल होगी, उसमें कुछ भी आप डाल दीजिए तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, तो ऊपर से खाद डालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी। अब इसके बाद देखिए तंदुल। तंदुल जो वर्ड है वो पैडी के लिए यूज़ होता था, और व्रीही जो वर्ड है वो राइस के लिए यूज़ होता था। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए तंडुल जो है ना वो भी चावल यानी राइस के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन वो पका हुआ चावल नहीं, मतलब उसको उबाला नहीं गया रहता है, कच्चा चावल। मतलब धान का जो खोल होता है ना, ऊपर से उसकी भूसी आपने छुड़ा दी तो अंदर से जो चावल निकला कच्ची अवस्था में है तो उसको तंडुल कहेंगे। और अगर उसी को पका दिया तो वो बन जाता है व्रीही, और व्रीही को ही ओदन भी कहा जाता है। तो ओदन जो शब्द है वो भी पके हुए चावल के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कृष्ण और सुदामा वाली कहानी सुनी होगी ना। भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी जाते हैं तो उनके पास कुछ रहता नहीं है, गरीब रहते ही हैं एकदम, खाने दाने दाने के लिए मोहताज। तो ऐसे में उनकी पत्नी वही पोटली में बांध कर कच्चा चावल देती है, तंडुल, और वही वो अपनी बगल में दबाकर ऐसे जाते हैं, और वहाँ उन्हें संकोच होने लगता है कि इतने धन्ना सेठ को हम ये कैसे गिफ्ट करें। तो कृष्ण भगवान छीन कर खुद ही खाना शुरू करते हैं। तो वो कहानी है। तो तंडुल जो है वो कच्चे चावल को कहा जाता है। अब यहाँ रिवर्स को देखिए जरा, इसमें अश्किनी जो है ना ये पुराना नाम है, एंशिएंट नाम है, मतलब ऋग्वैदिक नाम है। तो अश्किनी चेनाब के लिए पहले संबोधित किया जाने वाला शब्द था। व्यास को कहा जाता था विपाशा, विपाशा बसु नहीं, ये विपाशा नाम है व्यास नदी का। रावी के लिए परुष्णी शब्द का इस्तेमाल होता था। दशहरा के युद्ध आपने सुना है ना, वो परुष्णी के किनारे लड़ा गया था। और वितस्ता जो वर्ड है वो झेलम के लिए यूज किया जाता था। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कुंभा जो शब्द आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, कुंभा, ये कुभा नहीं है, कुछ जगहों पे कुभा लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, तो ये कुंभा शब्द है, कुंभ से बना हुआ है। तो ये काबुल नदी को कहा जाता था। काबुल आज का नाम है उसका, काबुल क्षेत्र भी है। तो ये नदी का नाम प्राचीन समय में कुंभा था। और देखिए क्रुमु, क्रुमु जो शब्द है ये कुर्रम के लिए, कुर्रम नदी आज के समय में हम देखते हैं, पुराने जमाने में ये क्रुमु थी। गोमल ये गोमती का नाम। और देखिए सुवस्तु, सुवस्तु नाम था स्वात नदी का। इसके साथ गंडक नदी को आप देख रहे हैं। तो गंडक जो है इसको सदा नीरा कहा जाता था। सदा नीरा क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा पानी होता था, और वैसे भी जितनी भी हिमालयन रिवर्स होती हैं वो चूंकि ग्लेशियर के मेल्ट डाउन होने से बनती हैं तो उनमें हमेशा पानी होता है। फिलहाल इसको सदा नीरा क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखते हैं कि गौतम रहुगण और उनके जो राजा थे, मतलब अपने पुरोहित के साथ आर्य राजा, वो आगे की ओर आग जलाते हुए चलते हैं। अभी उस कहानी को हम देखेंगे आगे, वो ऋग्वैदिक ग्रंथों में वर्णित है, ठीक है। तो आगे आग जलाते हुए चलते हैं, अपना इलाका बना रहे होते हैं, जंगलों को साफ कर रहे होते हैं, जंगल को जला रहे होते हैं। लेकिन जब गंडक के किनारे पहुंचते हैं तो उनकी जो आग थी वो बुझ जाती है, तो उतना जो टेरिटरी है उसको ये अपना क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये कहानियां हैं। इसके बाद आप शतुद्री को देखें। शतुद्री कहा जाता था सतलज को, और दृष्टवती जो नाम है ना ये घग्गर रिवर का है। घग्गर इसका तत्कालिक नाम है, दृष्टवती वो पुराना नाम था। तो यहाँ तक तो हमने टेबल कंप्लीट की। अब चलिए वन लाइनर फैक्ट को एक एक करके कवर करते हैं। तो देखिए जो वर्ड है वेदांत यहाँ दिया है ना, इसका यूज हुआ है वैदिक टेक्स्ट में उपनिषदों के लिए। और मैक्स मूलर ने कहा था कि ऋग्वेद जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं पैदा हुआ है, मतलब ये अपने देश का नहीं है, इनका ये कहना था। इनका कहना था कि ये ओरिजिनेट हुआ है ईरान में, मतलब जो ईरानी ग्रंथ है ना जिंद अवेस्ता, उसी की कॉपी है ये, इनडायरेक्टली वही कहना चाह रहे थे। तो मैक्स मूलर का ऐसा कथन है, और दोनों में काफ़ी समानता है तो इसलिए लोग कयास लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऋग्वेद में थोड़ी मौलिकता है, मतलब वो एक तरह से जिंद अवेस्ता से अलग चीज़ है, हमारी संस्कृति से वो जुड़ा हुआ है, और वो ईरानी संस्कृति यानी जो पारसी संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए मत्स्य और वायु पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है, मोस्ट एंशिएंट है, और उसमें भी जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना है, और इनके क्रिएटर्स जो है ना उन्हीं का ऐसा कहना है। अब देखिए 3 ब्रांचेज हैं सामवेद की। सामवेद जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जन्मदाता है। 3 ब्रांचेज इसकी हैं। पहली जो ब्रांच है उसका संबंध गुजरात से है, और इसका नाम है कौथुम संगीता। कौथुम नाम के ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। और राणायणीय संगीता जो है ना ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, जबकि जैमिनीय संगीता, इस संगीता से आप ग्रंथ मत मानिएगा, इसका पूरा जो म्यूजिक का लिटरेचर है उसके तौर पे हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो जैमिनीय संगीता जो थी इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है कर्नाटक से। ये हमने यहाँ पे 3 ब्रांचेस सामवेद की देखी। द मोस्ट पॉपुलर इज द कौथुम संगीता ऑफ सामवेद। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरिटी मिली वो कौथुम संगीता को मिली। बाकी दोनों भी हैं लेकिन उनका क्षेत्र सीमित है। और वैसे अगर देखा जाए तो सामवेद से ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की उत्पत्ति हुई। बाद में इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक था, दूसरा दक्षिण का संगीत था, कर्नाटक संगीत जिसे कहा जाता है, और बाकी जो दक्षिणात्य संगीत है। तो साउदर्न वाला पोर्शन इंडिया का ज़्यादा इन्वेशन नहीं झेला है, ज़्यादा वहाँ पे हमले नहीं हुए हैं, बाहरी सभ्यताएं कम आई हैं, आई तो है ही हैं लेकिन कम आई हैं।
तो उनकी संस्कृति अप्रभावित रही, मतलब ज़्यादा उस पर कोई असर नहीं पड़ा, हल्का फुल्का पड़ा। तो उनका जो संगीत है वो टोटल नेचुरल है, मतलब टोटल इंडियन म्यूजिक है। असल में क्लासिकल म्यूजिक का वास्तविक स्वरूप दक्षिण भारत में ही है। उत्तर भारत का जो संगीत है वो तो ज़्यादातर मध्यकाल जो था उसमें इस्लामिक प्रभावों से एकदम से लिप्त हो गया है, उसमें ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का आ गया है। फिलहाल देखते हैं आगे। द फर्स्ट संस्कार एमंग द 16 एंशियंट इंडियन संस्कार, 16 संस्कार होते हैं ना, आप जानते हैं। तो पहला संस्कार क्या है? पहले बच्चे का गर्भ में आगमन होता है, यानी गर्भ धारण की जो स्थिति है, तो गर्भाधान, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो वो गर्भाधान। और जब ये मालूम हो जाता है कि महिला जो है वो बच्चे को जन्म देगी, तो उससे पहले उसका सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, ताकि संतान जो है वो संस्कारी पैदा हो। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जातक कर्म होता है, फिर नाम रखा जाता है, फिर निष्क्रमण होता है। निष्क्रमण के समय यज्ञोपवीत होता है, मैंने पहले जनेऊ पहनाते हैं, दीक्षा देते हैं, और उसके बाद गुरु अपने साथ लेकर गुरुकुल चले जाते हैं। हॉस्टल में वो रहता है, बोर्डिंग हाउस में, और वहाँ पढ़ता है, अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, जो भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा। और उसके बाद जब पढ़ लिख लेता है तो लौट कर आता है, तो उसका ब्याह शादी होता है, तो वो भी एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है। और ऐसे ही आगे चलता है, मृत्यु तक, पूरा अंत्येष्टि कर्म तक 16 संस्कार हैं। और ये हिंदू धर्म, मतलब यहाँ हिंदू धर्म तो उस समय शब्द ही नहीं था, सनातन सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता थी, उसकी पहचान। अब इसके बाद देखें आगे। द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, राजा को देवता का रूप माना जाता था। तो डिवाइन ओरिजिन का जो थ्योरी है वो कहाँ से आया है? ये पहले ऐतरेय ब्राह्मण से निकल कर आया है, मतलब ये भी वैदिक है। और आर्कटिक होम इन द वेदास, ये आर्यों का ध्रुव में उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब ये ध्रुव प्रदेश के रहने वाले लोग थे, ऐसा मानना था पंडित बाल गंगाधर तिलक का। तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी, आर्कटिक होम इन द वेदास। और देख लीजिए, द थीम ऑफ उपनिषद इज द सीक्रेट ऑफ, माफ कीजिए, सर्च ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ की सर्च करना, यही इसका मेन पर्पज है उपनिषद का। असल में उपनिषद होते क्या है? इनका शाब्दिक मतलब होता है कि कोई शिष्य है जो कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु के पास बैठकर उनसे प्रश्न पूछ रहा है, गुरु उसके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। और प्रश्न किससे संबंधित होते थे? तो ये वेदों से जुड़े हुए होते थे। आपने पिछले लेक्चर को अगर देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि वेदों की भाषा बड़ी ही कठिन होती थी, ठीक है, संस्कृत इतनी आसान नहीं थी। तो शिष्यों के जब समझ में नहीं आता था तो वो अपने गुरु से पूछते थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो गुरु उस चीज़ को पूरा खोल कर एक्सप्लेन करते थे, और वही चीज़ उपनिषद है। तो इसमें सच को जानने की कोशिश है, सर्च ऑफ ट्रुथ है। इसके बाद देखिए, इन ऋग्वैदिक पीरियड द फादर हैड अ मोनोपोली ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है यहाँ पर। ऋग्वैदिक पीरियड या पूरा जो वैदिक काल है, मतलब पोस्ट वैदिक इरा और ऋग्वैदिक इरा सबको देखा जाए तो उसमें फादर की ही मोनोपोली होती थी, या किसी पुरुष की मोनोपोली होती थी पूरी संपत्ति पर। और बाद वाला जो समय है पोस्ट वैदिक इरा, उसमें तो महिला को भी संपत्ति ही माना जाने लगा। आपने देखा है ना द्रौपदी वाला प्रसंग, जब चीरहरण होता है तो उससे पहले युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे, अपने भाइयों को एक के बाद एक दाव लगाते हैं, क्योंकि भाई भी उन्हीं की संपत्ति है और पूरी मोनोपोली उन्हीं की है, पुरुष की, मतलब जो हेड पुरुष है। और उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा देते हैं। किस अधिकार से लगाए थे? उस समय का समाज ये अधिकार देता था, मतलब महिला जो थी वो एक वस्तु की भांति अधिकार में आ जाती थी। महिलाओं की स्थिति में ना क्रमवार तरीके से डिक्लाइनेशन होता है, और अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। परिणाम भयंकर होता है, आप जानते हैं। तो ये चीज़ें बुरी होने लगती हैं बाद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इससे पीछे वाला जो हमारा वैदिक सभ्यता से पीछे वाला समाज है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, वहाँ पे पैट्रियार्की नहीं थी, मातृसत्तात्मक समाज था, माता का महत्व था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बौधायन सूत्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किंग यूज टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट इन रिटर्न फॉर विच द किंग वुड गेट 1/6 ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस बाय सब्जेक्ट। मतलब राजा जो है वो अपने सब्जेक्ट की सुरक्षा करता था, सब्जेक्ट माने अपनी प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा का पालन करता था, हर तरीके से उन्हें संरक्षण देता था। बदले में प्रजा क्या करती थी? जो अनाज उपजाती थी उसका 1/6 पोर्शन वो राजा को उपहार में देती थी। ये तरीका था, और ये मतलब आपस में म्यूचुअल प्रोसेस था। इसके बाद आप देखें विदत, तो विदत जो है वो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है अर्ली वैदिक पीरियड का, इसे ध्यान दीजिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन मेंशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन में, माने विदत में क्या चीज़ें हैं? तो इसमें रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी है, इसे आप देख रहे हैं। और जनसभा भी इसको कहा जाता था। विदत के लिए ही जो वर्ड यूज़ किया जाता था ना, जनसभा, उसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इनक्रिनेशन की बात हो रही है, यानी अवतारवाद की। तो इसका पहला मेंशन किया गया है भगवत गीता में। अवतार होते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने ही मुख से कहा है, क्योंकि गीता उन्हीं की वाणी है, उन्होंने अपने खुद उसको बोला है, अर्जुन को सुनाया है। तो उनके मुख से ही कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, एक श्लोक भी है, जब जब हुई धर्म की हानि, मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म खतरे में पड़ता है, धर्म के रास्ते पर चलने वाले खतरे में पड़ते हैं, तब तब प्रभु जो है वो मनुष्य अवतार लेते हैं, या कोई अवतार लेते हैं, कुल मिलाकर मनुष्य ही नहीं कोई भी अवतार लेते हैं, और उनकी रक्षा करते हैं, मतलब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये जो इनक्रिनेशन का मेंशन है ना, पहला मेंशन है, ये भगवत गीता से निकला है। और इसके अलावा कुछ अवतारों का भी देखिए, नारायण अवतार है भगवान विष्णु का, नृसिंह अवतार है,
और वराह अवतार है। ये सब अवतार है। नरसिंह अवतार आप जानते हैं, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद वाली कहानी। और हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था, तो उसने क्या किया था, पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया, पानी में ले गया, वहीं डुबा कर रखे हुए था। तो भगवान विष्णु जो है वो वराह अवतार यानी जंगली सुअर का अवतार धारण करते हैं और उसे मारकर, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को मुक्त कराते हैं। तो वो आपका वराह अवतार है। वामन अवतार है इसके अलावा, राजा बलि को सबक सिखाने के लिए। तो ये सब डिवाइन इंक्रिनेशन के एग्जाम्पल है। द स्टोरी ऑफ फ्लड इज डिस्क्राइब इन शतपथ ब्राह्मण, जो बाढ़ वाली कहानी है, भयंकर जल प्रलय आती है, फिर एक बड़ी मछली आती है जो कि महाराजा मनु को बचाती है, मत्स्य अवतार वाली कहानी। तो वो जल प्रलय का जो प्रसंग है ना, वो शतपथ ब्राह्मण से निकल कर आता है। इन द हिस्ट्री पुराण, in addition to ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद हैज बीन कॉन्सिडर्ड द फिफ्थ वेद। अभी तक तो 4 ही थे, अथर्व सबसे नया था। लेकिन जब पुराणों वाला समय आता है, पौराणिक काल आता है, जैसे कि आप मौर्य निराग या गुप्त एम्पायर वाला समय देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पुराणों में ये भी मेंशन कर दिया गया कि भाई छांदोग्य उपनिषद जो है वो 5वां वेद है, वो उन वेदों की व्याख्या है। अब देखिए, द संहिताज ऑफ यजुर्वेद एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं कि सम हायर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, मतलब कुछ जो ऑफिशियल्स थे वो हायर ऑफिशियल्स थे, ऊंची कैटेगरी के थे, सेक्रेटरी लेवल के कहे जा सकते हैं। और इन्हें रत्निन कहा जाता था। इनके लिए जो वर्ड यूज होता था वो रत्निन था। देयर आर 12 टाइप ऑफ रत्निन्स मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इसका भी मेंशन है, 12 प्रकार के रत्निनों का वहाँ पे जिक्र किया गया है। और इन द वैदिक पीरियड द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर आफ्टर द किंग वॉज पुरोहित। राजा के बाद जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो पुरोहित था। पुरोहित के ही हाथ में सारा नियंत्रण होता था। इन द बौधायन धर्म सूत्र द प्रैक्टिस ऑफ नियोग इज सेड टू बी अनफेयर। जो बौधायन धर्म सूत्र है उसमें नियोग की प्रैक्टिस को अनफेयर बताया गया है, ये ठीक नहीं है। हालांकि ये बहुत ही जो क्रिटिकल कंडीशन होती थी उसमें किया जाता था। जैसे महाभारत में आप देखते हैं नियोग का वर्णन है, तो उसमें अब विकल्प ही नहीं था, मतलब वंश को आगे बढ़ाना था, नहीं तो कोई दूसरी शक्ति आकर कब्जा कर लेगी और जो कुरुवंश है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में किसी पुरुष को तय करके स्त्री उससे संतान की प्राप्ति करती थी, उसके बाद उस पुरुष से कोई लेना देना किसी का नहीं होता था। संतान की प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य होता था। तो ये व्यभिचार नहीं था, उस जमाने की प्रथा थी। अब यहाँ आप देख रहे थे स्टोरी ऑफ विदेह माधव। अभी आपको बताया ना कि वो आग जलाते हुए गंडक नदी के किनारे तक जाते हैं। तो विदेह माधव जो है ये ईस्ट की ओर प्रस्थान करते हैं, मतलब वेस्ट से ये ईस्ट की ओर जा रहे थे और अपना इलाका बना रहे थे, राज्य बना रहे थे। तो ऐसे में जंगल जलाते हुए ये जाते हैं आगे, और इनके जो प्रीस्ट हैं गौतम रघुगण वो इनके साथ होते हैं, इन्हें मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। और ये शतपथ ब्राह्मण में कहानी वर्णित है और आगे दिखाई देता है कि सदानीरा में पानी जो था वहां जाकर आग आगे नहीं बढ़ पाती। ये आप देखें, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द वॉर ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट अंडर लीडरशिप ऑफ विश्वामित्र अगेंस्ट सुदास। विश्वामित्र जो कि विश्वरथ नाम के राजा हुआ करते थे उस जमाने में, बाद में वो संत बनते हैं। तो शुरुआत में वो मारकाट मचाने वाले एक महत्वाकांक्षी एरोगेंट रूलर थे, किंग थे। और ऐसा चक्रवर्ती किंग सिर्फ अपने साम्राज्य को फैलाने की सोचता है, तो उसी चक्कर में सुदास से जाकर ये भिड़ जाते हैं। तो वो दशराग्य युद्ध होता है और वो होता है परुष्णी के किनारे, परुष्णी माने रावी के किनारे होता है। तो ये वर्णन प्राप्त होता है और इसमें दिया है कि विश्वामित्र जो थे वो कौन थे, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। वाज द नृपति ऑफ इंडिया। नृपति मतलब क्या, ये अधिपति थे इंडिया के, मतलब बड़े क्षेत्र में इनका कब्जा था। हु वाज आल्सो नोन एज कौशिक। इनके पिता का नाम कुशिक था, तो उसी से इनका नाम पड़ गया कौशिक। अब देखिए, इन द कोर्स ऑफ अजातशत्रुज बैटल अगेंस्ट वैशाली रूलर चेटक। अजातशत्रु जो था वो अक्सर लड़ता रहता था अपने आसपास के राजाओं से, हर एक डायनेस्टी का। तो वैशाली के राजा चेटक से वो भिड़ा हुआ था और उसका विवरण प्राप्त होता है। और उस समय अजातशत्रु के मिनिस्टर थे वत्सकार, हैड मेट बुद्ध इन वैशाली। वही समय था कि ये बुद्ध से वैशाली में मिलते हैं, मतलब बुद्ध से आमना सामना होता है। और इट इज मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट अशोक हैड बिल्ट 84,000 स्तूपास। 84 स्तूपास नहीं बल्कि 84,000 स्तूपों की उसने रचना करवाई थी, निर्माण करवाया था। तो ढेर सारे थे, आधे से अधिक तो नष्ट हो गए। अब प्लेस कॉल्ड सिंगरौर, ये जो सिंगरौर नाम का प्लेस है ये इलाहाबाद के पास में, मतलब इलाहाबाद जिले में पड़ता है, इसे प्रयागराज कहिए अब। वाज नोन एज श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर इसका पुराना नाम था। श्रृंगेश्वरपुर भी कहा जाता था, श्रृंगवेरपुर भी, तो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये एंशियंट टाइम में ऐसे ही बुलाया जाता था। अब खास बात यह है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ भोजपत्र। भोजपत्र जानते हैं क्या होता है? भूर्ज नाम का एक ट्री होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत ही पतली और लचीली फ्लेक्सिबल होती हैं। उस पर आराम से आप लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट अपनी तैयार कर सकते हैं स्याही से। तो पहले के समय में ये पेपर और पेन का ईजाद तो हुआ नहीं था, तो पक्षियों के जो पंख होते थे उनको कलम की तरह या सरकंडे की कलम बना के उसके सहारे लिखा जाता था, मतलब स्याही जो हर्बल कलर होता था उसमें डुबो डुबो कर लिखते थे उसी भोजपत्र पे। तो ऐसे पूरी स्क्रिप्ट यानी जो पांडुलिपियां हैं वो तैयार होती थी। तो ये जो भोजपत्र का पहला प्रमाण है ना, ये हमें श्रृंगवेरपुर से ही प्राप्त होता है, मतलब पहला एविडेंस यहीं से मिलता है। इसके बाद देखिए यज्ञों का यहाँ वर्णन है।
तो कुछ यज्ञों के नाम दिए हैं, हालांकि यज्ञ भी बहुत सारे थे उस समय में, क्योंकि यजुर्वेद पूरा रिचुअल्स की बुक ही है, तो ऐसे में यज्ञों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसमें राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय, ये जो 3 यज्ञ हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे? किंगशिप से। राजा के महिमा मंडन के लिए ही इनको किया जाता था। राजा अपनी पावर को लोगों को दिखाता था, ये पावर का शो ऑफ था एक तरह से। और भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, अगर तीनों को हम मिला दें तो इन्हें मेंशन किया गया है प्रस्थान त्रयी के तौर पे। ये क्या है? प्रस्थान त्रयी। 3 है तो इसलिए त्रयी। द पोएट्री पोर्शन ऑफ वेदास इज नोन एज संहिता। संहिता कहा जाता है जो वेदों का पोएट्री वाला पोर्शन है। अब आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो है पूरे चारों वेदों में वो पोएट्री की ही है। बहुत ही कम मात्रा में कहीं कहीं एक्सेप्शनली हमें टेक्स्ट दिखाई देते हैं, मतलब जो प्रोज वाला पोर्शन है वो दिखाई देता है, और ये काम है यजुर्वेद में कुछ हिस्सा इसका मिलता है, और बाकी जो पोर्शन है वो अथर्ववेद में दिखाई देता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर पोएट्री, और उसे संहिता कहा जाता है। द मेन क्रॉप ग्रोन इन द लेटर वैदिक पीरियड वर व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस यही मेन क्रॉप थी। जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था वहाँ पे सूखापन होता है, मतलब ड्राई क्लाइमेट था उस समय भी, तो वहाँ व्हीट ज़्यादा उपजता था। और जो पूर्वी भाग था, मतलब जैसे जैसे हम ईस्टर्न पार्ट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होता था। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए 4 वर्णों का जो सिस्टम है इसको डिस्कवर किया गया है पुरुष सूक्त से, और पुरुष सूक्त जो कि 10th मंडल ऋग्वेद का है उसमें वर्णित है। और इसमें यह बताया गया है कि ब्राह्मणों का ओरिजिन ये ब्रह्मा के, यानी विराट पुरुष का मतलब यहाँ ब्रह्मा से तात्पर्य है, तो उनके माउथ से हुआ है। और विराट पुरुष का जो आर्म वाला पार्ट है, मतलब आर्म्स हैं, वहाँ से क्षत्रिय निकल कर आए हैं। जो उनकी जंघाएं हैं वहाँ से, मतलब उनके जो थिक्स हैं वहाँ से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और जो फीट हैं वहाँ से शूद्र निकल कर आए हैं। अब इसका मतलब लोग ये लगाते हैं कि भाई मुंह जो है वो ऊपर है, तो सबसे हाईएस्ट वाला वर्ण बता दिया गया ब्राह्मणों को और सबसे नीचे कुचल दिया गया शूद्रों को। ये बहुत बुरी बात है। देखिए जब इसका इजाद हुआ था ना, हालांकि बाद में ये ऊंचे नीचे का ही शो ऑफ बन गया, लेकिन शुरुआत में यानी ऋग्वैदिक पीरियड में ये ऊंचा नीचा का क्रम नहीं था। आप देख लीजिए, मुंह का जितना महत्व है उतना ही शरीर में पैर का भी महत्व है। अगर आपका मुंह सही सलामत है लेकिन पैर नहीं काम कर रहा है तो आप किस काम के हैं? व्हील चेयर पे रहेंगे, तो पैर तो और कीमती है। तो ऐसे में हर बॉडी पार्ट का, हर बॉडी ऑर्गन का अपना महत्व होता है। तो इसमें पेशा चुनने की स्वच्छंदता थी, मतलब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्म को चुनता था जिसको कि करने में वो सक्षम होता था, और उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता था। एक ही परिवार में अलग अलग काम करने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ स्वार्थी लोग जो कि किसी खास वर्ण से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब उनका कुल मिलाकर ये तात्पर्य था कि वो शक्ति बनाए रखें अपनी, तो अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वो वर्ण व्यवस्था को प्रिवेलेंट कर देते हैं, मतलब वो परमानेंट हो जाती है, वंश आधारित हो जाती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप देखें यहाँ गविष्टि वर्ड जो है ये बैटल के लिए यूज़ किया जाता है ऋग्वेद में। अच्छा एक चीज़ है, देखिए यास्क का जो निरुक्त शास्त्र है ना, यहाँ पर बताया गया, यास्क का जो निरुक्त शास्त्र है उसमें ऋग्वैदिक डाइटीज की का नंबर बताया गया है 33, जो कि बहुत कम है। 33 ही डाइटीज नहीं थे, बहुत सारे थे। पूरी प्रकृति में जितने भी देवता थे उन सबको पकड़कर पूजा जाता था। कोई युद्ध का देवता था, कोई जल का देवता था, कोई समुद्र का देवता था, कोई पृथ्वी का देवता था, कोई प्रातःकाल की देवी थी। तो ऐसे बहुत सारे देवता थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कौत्स्य का उल्लेख किया गया है। ये नोटेड सेज थे और ये एंशियंट टाइम में हुआ करते थे। और इन संत की विशेषता ये है कि ये माइथोलॉजिकल जो एपिक है महाभारत उसमें भी वर्णित है। कुल मिलाकर ये नास्तिक थे। उस जमाने में इन्हें नास्तिक कहा जाता था। वजह यह है ना कि ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, इनका वेदों में यकीन नहीं था। और भगीरथ की बेटी, ये भगीरथ जो है ये ऋषि है असल में। ये प्रयागराज में आप जाएंगे तो भगीरथ आश्रम है, भागीरथी आश्रम है। तो अच्छा एक चीज़ और है कि भागीरथ को या भगीरथ जो है इन्हें आप भारद्वाज मत समझ लीजिएगा। भारद्वाज आश्रम तो इलाहाबाद में है ही है, वो तो काफ़ी फेमस है। भगीरथ का भी अपना आश्रम, और भगीरथ का प्रयास आप जानते हैं, गंगा के अवतरण में इन्होंने कितना कोशिश किया था, भगीरथ प्रयत्न किया था। तो इनकी जो बेटी है इनका नाम है कलाम, तो इनका विवाह यास्क के साथ हुआ था, माफ कीजिए कौत्स्य के साथ हुआ था। और ये निहायत ही नास्तिक आदमी थे, ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, तो लोग इनकी भर्त्सना करते थे। इसके बाद देखिए मित्र और वरुण ये ऋग्वेद में वर्णित देवता हैं, और इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये 1000 पिलर वाले हाउस में रहा करते थे। मतलब इनका जो महल था, इनका जो रेजिडेंशियल प्लेस था उसमें 1000 पिलर हुआ करते थे, मतलब 1000 खंबे वाला महल इसमें था, और उसके अंदर ये देवता रहा करते थे। वरुण हैज़ बीन कॉल्ड ऋतस्य गोपा। जो वरुण है उनके लिए ऋतस्य गोपा नाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा शुल्ब सूत्र जो है वो ओल्डेस्ट एविडेंस देता है इंडियन मैथमेटिक्स का, यानी मैथमेटिक्स जो है वो सूक्तों के ज़माने से, सूत्रों के ज़माने से हमारे पास है, यानी ये भी वैदिक है। तो विज्ञान और ज्ञान के हम केंद्र हैं, हम भारतीय जो हैं वो इसके केंद्र हैं, बस अपनी जो असली जानकारी है उसकी कद्र नहीं करते हैं, और वो काफ़ी हद तक विलुप्त भी हो गई है। इसके बाद देखिए वेदास आर कॉल्ड फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन, मतलब इनका जो उच्चारण है वो कैसा है, ये ध्वनि पर आधारित है, साउंड पर पूरी तरह से बेस है। ध्वनि अगर सही निकल रही है तो उच्चारण सही होगा। और आप देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेजेस जो कि वैदिक टेक्स्ट से जुड़ी हुई हैं, हिंदी तो बाद में आई है, संस्कृत इसका मूल स्वरूप है, तो आप देखते हैं कि ध्वनि का उसमें बहुत महत्व होता है।
वेदास आर कांट अपौरुषेय इसलिए क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा इन्हें नहीं रचा गया है, ये देवताओं की कृति है ऐसा माना जाता है और इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति कहने के पीछे रीज़न क्या है कि जो टीचर होता था वो अपने फॉलोअर्स को या जो उनके स्टूडेंट्स होते थे उन्हें पढ़कर मंत्र सुनाता था और जो स्टूडेंट्स होते थे वो उसे मेमोराइज कर लेते थे, उसके बाद अपने स्टूडेंट्स यानी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको सुनाते थे। तो ऐसे ये गुरुकुलों में चलता था, सुनने सुनाने पर आधारित था, तो इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पुरुषमेध यज्ञ की बात हो रही है, तो पुरुषमेध यज्ञ जो था उसमें 25 यूप गाड़े जाते थे। ये यज्ञ में गाड़े जाने वाले खंभे थे जो कि यज्ञ का प्रतीक होते थे। और जो वाजपेयी यज्ञ होता था उसमें 21 यूप होते थे, जबकि जो अश्वमेध था उसमें 16 यूप गाड़े जाते थे। तो यूप की जो गणना है उसको करके आप पता लगा सकते थे कि यज्ञ कौन सा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक डाइटी का नाम दिया है जो कि है सोम, और इनका निवास स्थान था मुंजावत पर्वत, मुंजावत माउंटेन, जो कि वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था। और एक देवता और है पूषण देवता। तो पूषण देवता जो है ये पशुओं के देवता कहे जाते हैं और ये जिस रथ से चलते हैं उनके रथ को खींचने का काम बकरे करते हैं, यानी गोट के द्वारा, जो मेल गोट होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ये दो जानकारियाँ आपने यहाँ पर देखी। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है पृथुवन्य। ये जो पृथुवन्य है ये पहले एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और इनका वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कृषि से संबंधित जानकारियां हैं, तो एग्रीकल्चर के ये साइंटिस्ट थे। बीजों का इजाद करना और भी बहुत तरह की जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी होती है उसमें इन्होंने काम किया था। ही फर्स्ट इवॉल्व प्लॉग एंड एग्रीकल्चर, हल और खेती का आविष्कार ही इन्होंने किया था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए द मेंशन ऑफ रेवा, रेवा जो वर्ड है ना ये नर्मदा के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस रिवर का मेंशन किया गया है। और साथ में सदा नीरा यानी गंडक का जो मेंशन है ये कहाँ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण से। दोनों ही, मतलब नर्मदा और गंडक दोनों का मेंशन कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में। ये लेटर वैदिक पीरियड का है। अब देखिए मुंडकोपनिषद को, तो मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, इसमें यह बताया गया है कि यज्ञ जो है ना वो एक ब्रोकन बोट है, किसी काम का नहीं है, मतलब किसी को भी पार उतारने में वो कैपेबल नहीं है। क्योंकि यज्ञ अगर खोखला है, उसमें अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आप अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंत्र ही पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे में आप पार कैसे उतरेंगे, यानी आपका कल्याण कैसे होगा, ये कहने का मतलब है। और लेटर वैदिक पीरियड में रूलर ऑफ प्राच्य देश वर कॉल्ड इम्परर, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। प्राच्य देश जो थे वहाँ के रूलर को इम्परर कहा जाता था, मतलब सम्राट कहा जाता था। इसके बाद देखिए द डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ यज्ञ वेदीज आर डिस्कवर इन शुल्ब सूत्र, और ये भी कैसी होती थी? ज्योमेट्रिकल शेप की होती थी। इनको भी बनाने में काफ़ी जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री है उसका इस्तेमाल किया जाता था। इन श्रौत सूत्र, ये जो श्रौत सूत्र है इसमें जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स होते हैं, मतलब बलिदान के समय जो कर्मकांड पालन किए जाने चाहिए, रिचुअल्स होनी चाहिए, तो उनका वर्णन प्राप्त होता है। उसका पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। जबकि शूलगव्य यज्ञ की अगर बात करें तो ये रुद्र को समर्पित था, रुद्र नाम के जो देवता थे। और रुद्र कौन है? तो ये भगवान शिव ही है, भगवान शिव का ही एक स्वरूप है जो कि रौद्र, गुस्से में रहता है। तो रुद्र के लिए ये यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। इंक्लिनेशन ऑफ वराह एंड नरसिंह आर डिस्क्राइब एज प्रजापति इन द लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया। जो वराह और नरसिंह अवतार है भगवान विष्णु का, ये इंक्लिनेशन है, उसको प्रजापति की संज्ञा दी गई है। और ये एंशियंट जो जितने भी इंडियन लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, उसमें ये प्रजापति कहे गए। ऋग्वैदिक आर्यन एंड पीपल बिलोंगिंग टू हड़प्पन कल्चर वर सेम, दोनों समान थे, उसमें कोई अंतर नहीं था। ऐसा किसका कहना है? तो ये बीबी लाल जो है उनके द्वारा कहा हुआ कथन है, जो कि सच नहीं मालूम होता है। दोनों की संस्कृतियों में रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था, तो वो एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये है कि आर्यन कल्चर को बाद में यहाँ के लोगों ने भी, जो बचे कुछ यहाँ के लोग थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ये बात अलग है। इसके बाद देखिए द फर्स्ट टाइम ऑफ एनी मंडल इन द ऋग्वेद इज यूजुअली डेडिकेटेड टू गॉड ऑफ फायर। अग्नि देवता को पहला जो मंत्र होता था वो समर्पित किया जाता था। पहले उनको इन्विटेशन दिया जाता था कि आइए, फिर उन्हीं के माध्यम से जो आहुतियाँ हैं और जितना भी भोजन पानी है वो अन्य जो डाइटीज थे वहाँ तक पहुँचाया जाता था। आग को एक इंटरमीडिएट की तरह से यूज़ करते थे। और देखिए बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इसमें अजात शत्रु के बारे में कहा गया है कि वो किंग ऑफ काशी है। अब देखिए जो 4th सेंचुरी BCE है, वहाँ तक तो काशी महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जब उसका पोस्ट इरा आता है, मतलब जो 4th सेंचुरी BCE है उसका समाप्त होने का समय आता है, तो वहाँ तक मगध ये मगरमच्छ की तरह से बढ़ने लगता है। मतलब जरासंध यहाँ का राजा बन जाता है और वो सब कुछ तबाह करते हुए आसपास के राजाओं को अपने दबदबे में ले लेता है, गुलाम बना लेता है। आपने देखा है ना, 16,000 राजाओं को उसने पकड़ के जेल में भरा था। तो वहाँ से मगध की शक्ति बढ़ने लगती है। और 4th सेंचुरी का जब इंड पीरियड आता है, मैंने समापन होता है, 5th सेंचुरी स्टार्ट होती है, BCE की बात हो रही है, तो उस समय तक मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी उसके बाद आ जाती है, फिर अजात शत्रु जो है वो सबको कब्जे में ले लेता है, तो इसे काशी का राजा बताया गया। और देखिए गंगा और यमुना रिवर जो है ये ऋग्वेद में मेंशन की गई है, मतलब इनका जो फर्स्ट मेंशन है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, हालांकि ज़्यादा नहीं किया गया है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को थोड़ा और गहराई से देख लेते हैं, क्योंकि चेंजेस यहाँ ज़्यादा होते हैं ऋग्वैदिक की तुलना में। तो द हिस्ट्री ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इज मेनली बेस्ड ऑन यजुर्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद तीनों। ऋग्वेद जो है ना वो ऋग्वैदिक पीरियड मतलब शुरुआती दौर में ऋग्वेद को ही लिखा गया, बाद में उसी को कॉपी करके उसी की तरह तरह की जो एक्सप्लेनेशन है और उस पर कमेंट्री है ये सब लिखी गई, तो बाकी जो टेक्स्ट हैं वो तैयार हुए। तो मूल टेक्स्ट कौन है? ऋग्वेद, वही मूल है और वही असली वेद भी है। तो देखिए अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ब्राह्मण टेक्स्ट जितने भी हैं उन्हीं पर आधारित है ये पोस्ट वैदिक इरा। और आर्यडक और उपनिषद भी यहाँ पर रचे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आर्यडक क्या है? ये वेदों की सरल व्याख्या है जो कि जंगल में जाकर लिखे गए, तो इसलिए इन्हें आर्यडक कहा जाता है। द पीपल ऑफ लेटर वैदिक पीरियड यूज आयरन वेपन। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऋग वैदिक पीरियड वाले आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो पोस्ट वैदिक इरा थी यानी लेटर वैदिक पीरियड था, उस समय के लोग आयरन के बारे में भली भांति जान गए थे और इससे वेपन तैयार करने लगे थे। लोहे को वो जानते ही नहीं थे, उसको बखूबी इस्तेमाल करते थे। और जब लोहे के हथियार इनके पास आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि फिर महाभारत हो जाती है। वो जो महाभारत का युद्ध है वो लेटर वैदिक इरा की ही तो विशेषता है। इसके बाद देखिए कथक, यहाँ काठक संहिता की बात हो रही है, ये काष्ठक संहिता असल में है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि एक ऐसा भी हल हुआ करता था जिसमें कि 24 बैलों को जोतना पड़ता था। 24 बैल उसमें जोते जाते थे तब जाकर वो खेत में चलता था। आप कल्पना कर लीजिए कि वो कितना ह्यूज साइज का होगा। और देखिए द यूनिट ऑफ करेंसी इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज निष्क एंड शतमान। ये जो निष्क और शतमान वर्ड है ना, ये करेंसी के लिए यूज़ किए जाते थे, मतलब करेंसी इसी नाम से जानी जाती थी। दिस पीरियड द प्लॉ वाज कॉल्ड हेड एंड प्लॉ लाइन इज कॉल्ड वाज कॉल्ड सीता। जो हल होता है ना उसको कहा जाता था, मतलब हल का जो ऊपर का हिस्सा है उसको फाल बोलते थे। फाल बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं, और वैसे इसको हेड कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। और इसके द्वारा जो लाइन खींची जाती है ना जमीन पे, मिट्टी को खुरचता है तो लाइन बनती है, उसको सीता कहते हैं। काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, ये सब जो है ये मेजर स्टेट थे उस जमाने में लेटर वैदिक पीरियड में। और द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग इज फर्स्ट फाउंड इन ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के ओरिजिन का पता चलता है। इन अथर्ववेद एकराट इज सेड टू बी द सुप्रीम रूलर। एकराट यानी एक छत्र सम्राट, एक छत्र राजा जिसका कि कोई रास्ता रोकने का भी साहस न कर सके। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ का माउंटेनियस जो पोर्शन है यानी हिमालय वाला रीजन, वहां से लेकर इंडियन ओशियन तक जिसका साम्राज्य हो। अभी चाणक्य का अर्थशास्त्र हम लोग देखेंगे तो उसमें यही चक्रवर्ती सम्राट की डिफिनीशन दी हुई है। तो इस तरह का जो सम्राट होता था उसको एकराट कहा जाता था, ये सुप्रीम रूलर होता था। जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो इसके अधीन होते थे। इन अथर्ववेद परीक्षित हैज बीन कॉल्ड गॉड ऑफ डेथ। अब यहाँ थोड़ा सा गलत है, इसे गॉड ऑफ, मतलब इनको गॉड ऑफ अर्थ कहा जाता था, या कहा जाए कि गॉड ऑफ डेथ लैंड यानी मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। असल में परीक्षित थे कौन? तो ये अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु को आप जानते हैं अर्जुन का बेटा था और युद्ध में ये असामयिक मारा जाता है चक्रव्यूह में फंस के। तो इनकी पत्नी जो उत्तरा है वो एक बच्चे को जन्म देती है जिनका नाम था परीक्षित, और बाद में यही एकमात्र सक्सेसर बचते भी हैं पूरे कुरुवंश में, बाकी सब मारे जाते हैं। तो इन्हीं को राज्य सौंपकर पांडव अपना हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो पुरोहित चक्रवर्ती, माफ कीजिए, परीक्षित जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और आगे वही शासन करते हैं। तो जब कोई पावरफुल रूलर बचा ही नहीं तो इन्हीं का दबदबा सब मानते थे, तो इन्हें लोग मृत्युलोक का राजा कहते थे। मृत्युलोक का राजा यानी धरती का राजा। तो ये कहानी है इनकी। अब देखिए इन अथर्ववेद सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू बी द टू डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति की दो बेटियां इन्हें कहा जाता है, सभा और समिति को। सभा इज मेंशन इन 8 टाइम इन ऋग्वेद एंड समिति का मेंशन किया गया है 9 टाइम्स। तो 9 बार समिति का उल्लेख है, 8 बार सभा का उल्लेख है। इसको आप याद रखेंगे, मोटे अक्षरों में है ना, ध्यान से देखिए। और देखिए मैक्सिमम 12 रत्निन्स आर मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ राजसूय यज्ञ इन शतपथ ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, राजसूय यज्ञ का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। और इन राजसूय यज्ञ द किंग वाज एनोइंटेड बाय विथ 17 टाइप ऑफ वाटर, मतलब 17 प्रकार के पानी ले आकर, जो अलग अलग नदियों के होते थे, समुद्र के होते थे, तो अलग अलग जगहों से ये वाटर कलेक्ट किया जाता था अलग अलग घड़ों में, और उन्हें ले आकर उससे राजा को नहलाया जाता था। तब जाकर उसका जो कोरोनेशन का काम है वो कंप्लीट होता था। कोरोनेशन से पहले ये रिचुअल होती थी और उसी अवसर पर किया जाता था राजसूय यज्ञ। तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं, और ये सारा जो क्रियाकलाप है ये शतपथ ब्राह्मण से निकल कर आया है। अब देखिए यहाँ पर मैत्रेयणी संहिता की बात की गई है, और इसमें बताया गया है मैत्रेयणी संहिता में कि वुमेन हैव बीन केप्ट इन कैटेगरी ऑफ गैम्बलिंग एंड लिक्वर। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आते आते महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी हो गई थी। मतलब उन्हें गैम्बलिंग और लिक्वर के समान नशीला बताया गया है। मतलब उनके लिए इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैत्रेयणी संहिता है। और वैसे भी आप याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो डायलॉग है उसको सुनेंगे तो उसमें भी यही दिखाई देता है कि जो पैट्रियार्की की मानसिकता है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। याज्ञवल्क्य को जब लगने लगता है कि गार्गी उनके सामने हारने वाली नहीं है, शास्त्रार्थ चल रहा होता है और गार्गी उनसे ज़्यादा विद्वान सिद्ध होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी स्कॉलर होती हैं, तो जब वो एक के बाद एक अपने तर्क देने लगती हैं और याज्ञवल्क्य को पसीना छूटने लगता है तो वो कहते हैं कि चुप नहीं रहोगे तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो ये मानसिकता है। अब इसके बाद देखिए छांदोग्य उपनिषद मेंशन
ओनली 3 आश्रम, मतलब जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख है, वेयर एज द फर्स्ट 4 आश्रम आर मेंशन इन जाबालोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 का ही जिक्र है, लेकिन जो जाबालोपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। और जो आश्रम 4 हैं वो आप जानते हैं कौन कौन से हैं। ब्रह्मचर्य है जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का होता है, और ये जो ब्रह्मचर्य वाला समय है इसमें बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर माता पिता का घर छोड़कर गुरुकुल जाता है, हॉस्टल में रहकर पढ़ता है, सारी शिक्षा ग्रहण करता है, और इस समय वो ब्रह्मचारी होता है। वासना और काम वासना से उसका कोई संबंध नहीं होता है। उसके बाद जब 25 साल का हो गया तो लौट कर आया, फिर उसका बाकायदा स्वागत होता है घर में, और उसका विवाह इत्यादि होता है, फिर बच्चे पैदा करके वो पालते पोसते हैं। तो वो 25 से 50 साल तक का समय है। उसके बाद उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लिए, तो वो घर में बैठकर अपना राम राम जपते हैं, तो वो वानप्रस्थ वाला समय है। मतलब घर में ही रहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं, तो वो 50 से 75 का समय। उसके बाद वो वहाँ से भी अपना समय आ जाता है उनका मरने का। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब शरीर इस लायक नहीं बचा कि अब हम ज़्यादा समय जी सकें, तो वो जंगल की ओर कहीं जाकर टोटल ईश्वर का ध्यान करते हैं और वहीं अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये 25 साल 100 साल का इंसान का जीवन मानकर इसे बनाया गया, और पहले लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे। अब इसके बाद देखिए, इन द वैदिक पीरियड द टीचर हु टॉट वेदास एंड वेदांग फॉर अर्निंग अ लिविंग वाज कॉल्ड उपाध्याय। आज के समय में उपाध्याय ब्राह्मणों की एक टाइटल है जो कि निकल कर कहाँ से आई है, तो ये पहले के समय की है। उपाध्याय उनको कहा जाता है जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए वेदों का पाठ करते थे, वेदांगों को लोगों को समझाते थे, टीचिंग का काम करते थे। द 4 एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ आप देख रहे हैं, हैव बीन मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। और ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें पहला तो जोतने वाला काम है, प्लॉइंग करते हैं, उसके बाद शोइंग करते हैं, सीड ले आकर रोपते हैं ज़मीन में, और फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको कटाई करेंगे, और थ्रेसिंग यानी जो मड़ाई का काम है वो करते हैं। तो अनाज, मतलब जो अनाज की बालियाँ होती हैं उनसे दाने निकल कर आते हैं जो कि वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जोतना, बोना, काटना और उसको थ्रेशिंग करना यानी उसकी मड़ाई करना। मड़ाई करने का मतलब ऊपर से भूसी छुड़ाकर उसे खाने योग्य बनाना। तो ये 4 प्रक्रियाएं थी जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। आयरन वॉज प्रमोटेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, और आयरन इज कॉल्ड कृष्ण अयस, इसे कृष्ण अयस कहा जाता था, और लेटर वैदिक लिटरेचर में इसका उल्लेख भी प्राप्त होता है। लोहे के आविष्कार से इन्हें काफ़ी मजबूती मिलती है। आप देखते हैं कि मगध वाला क्षेत्र जो है वो लोहे से संपन्न होता है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज आर मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। ईस्टर्न और वेस्टर्न सी का जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में है। द प्रिंसिपल ऑफ रीइंक्रिनेशन इज मेंशन इन द फर्स्ट टाइम इन शतपथ ब्राह्मण। ये हमने पीछे भी देख लिया था। इसके बाद देखिए, देयर आर 16 टाइप ऑफ संस्कार मेंशन इन गृह सूत्र। जो 16 संस्कारों की हमने बात की थी ना, वो गृह सूत्र में वर्णित हैं, और 8 प्रकार के विवाहों का भी मेंशन किया गया है गृह सूत्र में। गृह सूत्र मतलब घरेलू, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, घर में होने वाली चीज़ें हैं, घर की दिनचर्या से संबंधित चीज़ें हैं, उसका इसमें मेंशन किया गया है। तो विवाह भी घर से ही जुड़ी हुई चीज़ है, और ये जो संस्कार है ये भी घर से ही जुड़ी हुई चीज़ है। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ये भी मेंशन किया गया है कि मेनी लर्न वुमेन ऑफ दिस पीरियड लाइक गार्गी, मैत्रेयी, इस तरह की और भी हैं, अपाला, घोषा, विश्वबारा। तो ये सब विदुषी महिलाएं थीं, उस समय की बहुत ही मानी हुई स्कॉलर्स थीं, और ये उस समय हुआ करती थी, और ये मंत्रों की रचना करती थी। मतलब ये भी जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें अपना योगदान देती थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो अभी फेमस डायलॉग आपको बताया ना, वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ तक आपने देखा। तो इतिहास में बहुत गोते लगा लिए, अब जरा सा राजनीति को देख लेते हैं, मतलब थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारी संसद ऐसे डालकर लक्ष्मीकांत वाले स्टाइल में पूरा एक चैप्टर उसमें दिया हुआ है। सिर्फ उतनी ही चीज़ें हैं, उतने ही फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं। तो आर्टिकल 368 की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते ही हैं, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट। देयरऑफ इट सेज दैट नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अमेंड बाय द वे, माफ कीजिए, बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल। ध्यान दीजिएगा, एडिशन, वेरिएशन और रिपेल एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीडर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो देखिए, संविधान का जो पूरा सिस्टम है ना, उसमें संसद के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पहली और अंतिम रिक्वायरमेंट या पहली और अंतिम शर्त ये है, टर्म एंड कंडीशन, कि उसके मूल ढांचे के साथ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखें, द पार्लियामेंट इन द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाई, यहाँ आप देख रहे हैं, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाई पीपल ऑफ इंडिया, देयरफॉर पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास क्यों है, ये दिमाग में प्रश्न आता है ना कि संसद को ही क्यों पावर दी गई, तो उसकी वजह बताई गई, क्योंकि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व होता है और जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र में लोक ही सब कुछ है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 85 क्लॉज 1 को, इसमें यह बताया गया है कि इम्पोजेज अ ड्यूटी अपॉन प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट सच इंटरवल दैट
6 month shall not be intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the session. मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दो जो सेशन है ना उनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप अगर हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 महीने से पहले ही बैठक बुलानी पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो साल भर में 2 बार, यहाँ लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन ईयर। तो 6-6 महीने का गैप अगर रहेगा तो कम से कम 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा। तो 6 महीने के अंतराल पे मैंने साल भर में 2 बार कम से कम मीटिंग होती है। आर्टिकल 59 की अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो सेज दैट, मतलब ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है यानी लोकसभा राज्यसभा, उसका प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता है लेकिन वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 79 सेज दैट पार्लियामेंट ऑफ यूनियन शैल कॉन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। जैसे 2 हाउसेस अपना उसमें इंडिविजुअल है, ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट भी उसका एक अंग है, उनका हिस्सा नहीं है, मतलब उन हाउसेस का हिस्सा नहीं है लेकिन वो संसद का अंग है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 79 इट इज सिचुएटेड दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच शैल कॉन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है तो वो आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा और साथ में पार्ट भी याद रखना पड़ेगा ताकि जब फैक्चुअल डाटा पूछा जाए तो आप चुन सकें। और देखिए दीज 3 आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट ही सिर्फ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी। अब यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो इसका पार्ट नहीं होगा। According to the Constitution of India, the officers of Parliament include the Speaker of Lok Sabha, the Deputy Speaker of Lok Sabha, Secretary General of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha। ये सब इसमें आते हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। Article 101 of the Constitution is about the vacation of seat। अब सीट वैकेशन की क्या बात है? क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 101 जो है उसका क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज absent from all meetings फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर 60 दिनों तक वो लगातार गायब रहता है बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए तो उसकी सीट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा वैकेंट, मतलब किया जा सकता है, कर दिया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है लेकिन किया जा सकता है। बट इन कैलकुलेशन ऑफ दीज 60 डेज एनी पीरियड ऑफ विच हाउस इज प्रोग्राउंड और इज एडजर्न, मतलब ऐसा अगर होता है एडजर्नमेंट होता है तो फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज तो शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब वहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें देखा। मतलब कुल मिलाकर शर्त यही है कि 60 दिन तक लगातार गायब नहीं होना चाहिए और उसके ओर से ये पहल होनी चाहिए। द फर्स्ट मेंबर हु डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड फॉर रिमेनिंग absent फॉर 60 डेज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस वाज फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट फ्रॉम पंजाब इन ईयर 2000। सन 2000 में ऐसा हुआ था। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट पंजाब से बिलोंग करते थे और द पर्सन वाज इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेम्ड विजेंदर सिंह हमदर्द। ये जो विजेंदर सिंह हमदर्द हैं ये लंबे समय तक गायब रहे, मतलब 60 दिन तक लगातार, तो इन्हें अयोग्य साबित कर दिया गया था। ये पहले थे, सन 2000 में ऐसा हुआ था। इसके बाद देखिए आर्टिकल 105 की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो प्रोवाइड द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड कम्युनिटीज देयर ऑफ। तो कौन सा आर्टिकल किस तरह की पावर देता है ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 105 ऐसे आप देख रहे हैं। अंडर द पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीडर द प्रिविलेज motion can be raised against the minister if any fact of a case is withheld by him or distorted version is given। मतलब इसमें कुछ जो कंडीशन है उन्हें आप देखेंगे। आगे बढ़ते आर्टिकल 110 की बात करें, 110 क्लॉज 3 की, तो इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। देखिए मनी बिल के पीछे बड़ी समस्या है, इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो मनी बिल कोई भी बिल है या नहीं, इसका जो डिसीजन है वो सिर्फ लोकसभा का स्पीकर ही ले सकता है, मतलब इसका पूरा जो अथॉरिटी है, पूरा जो कॉपीराइट है वो लोकसभा के पास होता है। ऑन दिस इशू शैल बी फाइनल, और वही जो है वो फाइनल सजेशन होता है या फाइनल डिक्लेरेशन होता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, केवल इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। माफ कीजिएगा, राज्यसभा हैज़ गॉट वेरी लिमिटेड पावर इन दिस रिगार्ड। राज्यसभा को इस संदर्भ में बहुत ही छोटी छोटी पावर प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा इसमें पावरफुल है ही नहीं है। मनी बिल का पूरा जो एकाधिकार है वो लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक लटका कर रख सकती है अगर चाहे तो, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ही लोकसभा के पास वापस चला जाएगा और लोकसभा इसको पारित कर लेगी। तो ये काम है। अब इसके बाद देखिए, इट हैज़ बीन लेड डाउन इन आर्टिकल 109 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा
ये प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 109 का जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल नंबर 109 का क्लॉज 2 लेज डाउन दैट आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय लोकसभा इट शैल बी ट्रांसफर टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देना चाहती है तो उस पर दे सकती है, इसी के लिए उसमें ट्रांसफर किया गया है। वो बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय लेने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। और जो राज्यसभा के द्वारा दी हुई रिकमेंडेशन है उसको मानना या ना मानना ये लोकसभा की मर्जी है। अब देखिए, इन टर्म द राज्यसभा विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days of its receipt of bill shall return the bill with or without its recommendation to Lok Sabha which may accept or reject all or any of the recommendation of Rajya Sabha। मतलब इसमें क्या है कि कोई एक रिकमेंडेशन को माना जा सकता है या सभी को नकारा साबित किया जा सकता है। मानना न मानना कुल मिलाकर लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। If the annual union budget is not passed by Lok Sabha, the Prime Minister submit the resignation of Council of Minister because it would mean that the government has lost majority in Lok Sabha। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, बजट अगर वो नहीं पास कर पाए तो ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। Budget is presented by Finance Minister and official of the concerned ministry. Minister take oath of office and secrecy। तो यहाँ पर मिनिस्टर जो है वो क्या है, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और बजट कौन पेश करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब व्यवहारिक तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। देयरफॉर इफ अ बजट इज डिस्क्लोज बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली द फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली एंड रिजाइन। अगर ऐसा हुआ कि बजट लीक हो गया, कहीं भी इंट्रोड्यूस हो गया कहीं और भी, मतलब समय से पहले, लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इज मेंशन इन ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट 1923। इसके पीछे जो पनिशमेंट है उसका प्रावधान ये जो सिक्रेसी एक्ट है 1923 वाला, उसमें किया गया है। आर्टिकल 276 क्लॉज 2 का अगर हम बात करें ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट टोटल अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट और टू एनी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड और अदर लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट बाई वे ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, calling and employment shall not be exceed 2,500 रुपी, मतलब 2,500 रुपीज़ की बात हो रही है, उससे ज़्यादा का नहीं। पर एनम आफ्टर 60 अमेंडमेंट 1998 इन प्लेस ऑफ 250। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट है उसको आपको ध्यान में देना है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। देखिए, यूनियन बजट का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, जो कि इसे बनाने के लिए और इसके प्रेजेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, वो पिछले बजट का कैसा कार्य प्रदर्शन रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। और बजट आगे वाले, मतलब जो तत्काल का फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए पूरा रोड मैप होता है और धनराशि का आवंटन होता है। अब देखिए, इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कंटेन्स द प्रोग्रेस, एक्टिविटी एंड फिजिकल डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फॉर द करेंट ईयर। जो करेंट ईयर है, मतलब चल रहा वर्ष है पीछे का, उसके लिए वो पूरा जो पीछे की ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 116 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास एंड अ यूनियन गवर्नमेंट रिक्वायर विड्रॉल ऑफ मनी, इट कैन बी थ्रू वोट on account have the power to authorize by the law the withdrawal of money from the consolidated fund of India। जो consolidated fund of India है वहाँ से मनी को विड्रॉल करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से नियम है, देखिए, consolidated फंड जो इंडिया का है उसके बारे में भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल 113 क्लॉज 2 The estimates of expenditure includes in budget are required to be voted by Lok Sabha in form of demand for grants। ठीक है, यहाँ जो फॉर्म इसका होगा वो कैसा होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं द लोकसभा हैज अ राइट आइदर टू पास द ग्रांट और रिजेक्ट द ग्रांट और परमिट द ग्रांट आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट। ये सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लोकसभा यानी जो निचला सदन है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा राइट्स। आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। प्रायर सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल इन द पार्लियामेंट ऑन ऑल फोर मैटर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1989 द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू वोट वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर। देखिए, ये जो 61वां अमेंडमेंट हुआ था ना, उसी के थ्रू ये प्रावधान किया गया था कि जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल नंबर 326 में अमेंडमेंट किया गया था। ये जो आर्टिकल है इसमें संशोधन किया गया था। और इसके बाद देखें आगे, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंप्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वो भी इसमें शामिल होते हैं, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी
एंड द मेंबर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये सब इसमें आते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसमें ये सारे जितने भी घटक हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितने भी मिनिस्टर और गवर्नर हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर छूट गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है अनरिप्रेजेंटेड यूथ जो कंट्री के हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स एंड हेल्प देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो इसके लिए क्या हुआ, पहले तो जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस किया गया और साथ में इट बिकेम पॉसिबल बाय अमेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पीपल एक्ट जो 1951 का था उसमें अमेंडमेंट किया गया था। खैर आगे चलते हैं। द वर्क डन बाय पार्लियामेंट इज इन मॉडर्न टाइम इज नॉट ओनली वेरिड इन नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम। द टाइम एट its disposal in limited, hence it cannot give close consideration to all legislative and other matters that comes up before it. A good deal of its business is therefore transacted by what are called the parliamentary committee। ठीक है, अब इसमें देखिए गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई 2002। ये गोल्डन जुबली मनाई गई थी ऑन 13 मई 1952। पार्लियामेंट को जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेट आप याद रखिएगा, 1952 13 मई की है और इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई थी। 50 साल पूरे होने पे गोल्डन जुबली मनाई जाती है। 25 ईयर पे सिल्वर जुबली होती है, 50 ईयर पे गोल्डन होती है। उसके बाद कौन सी होती है, डायमंड जुबली होती है, फिर प्लेटिनम होती है। तो ऐसे चलता है। फिलहाल आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 1925 की अगर बात करें तो विट्ठल भाई पटेल की बात हो रही है और विट्ठल भाई पटेल वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 24 अगस्त 1925 टू 28 अप्रैल 1930। इनका जो टेन्योर है पहले थे। और 1993 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी वर सेटअप एंड इन 2004 देयर नंबर वाज इंक्रीज फ्रॉम 17 टू 24। तो इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, इसके पीछे रीज़न क्या था, वेलफेयर करना था जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनका। इन वन ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी अकॉर्डिंगली द कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड STs आल्सो कम अंडर द ग्रुप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ये भी जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ के ग्रुप में आ जाती है। और फॉर एग्जामिनिंग 2G स्पेक्ट्रम स्कैम PC चाको वाज मेड द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हु सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द देन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। ठीक है, जगजीवन राम जी की ये पुत्री हैं और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुकी हैं मीरा कुमार जी, और लोकसभा स्पीकर वो उस समय थी। तो ये कमेटी उन्हीं को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो यहाँ तक हमने पॉलिटी के कुछ सेगमेंट देखे हैं। कास्ट मूवमेंट और जो पीजेंट मूवमेंट है उसको देख लेते हैं। तो मूवमेंट दिया है, ईयर दिया है, रीजन दिया है और कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं। तो डिप्रेस्ड क्लास का जो महार मूवमेंट था ये लीड किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, 1924 का है। महाराष्ट्र इसका रीजन था। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन इन 1924। इसमें डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत क्या है, ये पाक्षिक था, 15 दिन के गैप पे प्रकाशित होता था और ये मराठी लैंग्वेज का था। तो इसका प्रकाशन होता है 1927 में। इसी आंदोलन से ये जो मूवमेंट है इससे जुड़ा हुआ है। द समाज समता संघ इज इन 1927, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942 टू प्रोपिगेट देयर व्यूज। इसके बाद आप सत्यशोधक मूवमेंट को देख रहे हैं। सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फूले के द्वारा फाउंडेड किया गया था। 1873 की बात है, डेट आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र इसका भी रीजन था। और जो ब्राह्मणिक डोमिनेशन था, मतलब ब्राह्मणों का पूरा डोमिनियन था, तो उसके खिलाफ ये था। और इसमें जो लोअर कास्ट थे उनको अपलिफ्टमेंट देना और अनटचेबल्स जो हैं और विडोज जो हैं उनकी दशा सुधारना, ये सब इस आंदोलन का पर्पज़ था। ज्योतिबा फूले जो है ये इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक ट्रूथ रिलीजन और अगेंस्ट स्लेवरी काम कर रहे थे, मतलब स्लेवरी के भी ये खिलाफ थे। तो कुल मिलाकर समाज सुधार करने का जो काम है उसको कर रहे थे। इसके बाद अरब्बीपुरा मूवमेंट को देखें आप, ये नारायण गुरु के द्वारा लीड किया गया था, 1888 का है। केरला इसका रीजन है। और डिप्रेस्ड क्लासेस को इसमें भी अपलिफ्टमेंट देना ये इसका मेन पर्पज़ था। और स्पेशली जो इजरवास हैं या जिन्हें इरवास कहा जाता है केरल का, तो उससे ये बिलोंग करता है, मतलब केरल वाले रीजन से। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम इसका नाम था, मतलब इनके द्वारा जो संघ स्थापित किया गया और इसकी सेटिंग होती है, इसको सेटअप किया जाता है 1902 और 3 वाला जो समय है उस समय। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस पार्टी को आप देखें। जस्टिस पार्टी मूवमेंट लीड बाय डॉक्टर TM नायर, P त्यागराज चेट्टी एंड CN मुदलियार ऑन बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस। ये लोअर या एकदम से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए नहीं, इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए था। एकदम अपर क्लास भी नहीं, एकदम लोअर भी नहीं। 1916 का है। मद्रास इसका रीजन है। डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल फील्ड, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, एजुकेशन था, पॉलिटिकल फील्ड था, हर जगह ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो उसके ये खिलाफ था।
द साउथ इंडिया या साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जिसे कि सिल्फ कहा जाता है शॉर्टकट में, वाज फॉर्म इन 1916. द एफर्ट yielded in the passing of 1930 गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द ग्रुप्स. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रिजर्वेशन देना पड़ा इन ग्रुप्स को. कुल मिलाकर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो चुका है. अब इसके बाद कांग्रेस का जो हरिजन मूवमेंट है उसको आप देखें. चूंकि हरिजनों को लेकर एक मानसिकता अंग्रेजों ने लोगों के दिमाग में घुसा दी थी, हालांकि इनका शोषण बहुत पहले से हुआ था. मतलब जो शूद्र वर्ण था वो मेडिवल टाइम पीरियड तक आते आते बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गया था. जाति प्रथा बुरी तरह से जो वैदिक संस्कृति है उसको जकड़े हुई थी. तो ऐसे में जब शोषण बहुत ज़्यादा हुआ तो ये लोग परेशान हो गए और अपने धर्म से पलायन करना शुरू किया. कुछ लोग बौद्ध बनने लगे, कुछ लोग अन्य अपना रास्ता अख्तियार करने लगे. तो ऐसे में अंग्रेज़ों के दिमाग में ये आया कि भाई हम फूट डालने के लिए बढ़िया यहाँ हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमने मुसलमानों को अलग किया, मतलब हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा करवाया बंग भंग करके, वैसे ही हम यहाँ पे जो दलित है, शोषित है, उनके अंदर फूट डाल के उन्हें हिंदू धर्म से बाहर करके ये जो पूरा आंदोलन है इसे हल्का कर सकते हैं. तो इसके पीछे फिर जो सांप्रदायिक पंचाट है, कम्युनल अवार्ड है, वो सब आप देखते हैं. फिर गांधी जी का अपना सत्याग्रह शुरू होता है. तो ये सारे प्रयास कांग्रेस ने किए थे. 1917 से लेकर आगे ये चलता है फॉर एलिवेटिंग द सोशल स्टेटस ऑफ लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस. तो ये इसका काम था, और भी चीज़ें इसमें हैं. इसे आप देखें, एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज एस्टैब्लिश इन 1932 और द वीकली हरिजन वाज फाउंडेड बाय गांधी जी इन 1933. अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लीड बाई E.V. रामास्वामी नेकियार या पेरियार इनको कहा जाता है. तो 1925 का ये समय था. तमिलनाडु इनका रीजन है. और कास्ट बायस्ड जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मतलब जो सवर्ण कहे जाते हैं, तो उनके खिलाफ ये, या उनके जो बायसिंग थी उसके खिलाफ ये था. और जनरल इन्होंने स्टार्ट किया था, पेरियार के द्वारा वो शुरू किया गया था 1910 में. और जो जनरल था उसका नाम क्या है, खुदियारासू. इसके बाद आप देखें नादर मूवमेंट है, और ये अनटचेबल जो लोग हैं उनके लिए था. अब इसमें तमिलनाडु इसका रीज़न था, और जो सोशल बाइसिंग थी उसी के खिलाफ ये था. और एजुकेशन के क्षेत्र में वेलफेयर करना लोगों का, सोशल वेलफेयर, ये सब नादरों का काम था. नादर महाजन संगम ये फॉर्म किया गया था 1910 में. यहाँ तक हमने इसे देखा. कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं. तो यहाँ शब्द दिए हैं, जैसे आप देखें, कंपित का विलोम होता है अकंपित, कच्चे का होता है पक्का, कटु का होता है प्रिय या मधुर, कठिन का होता है सरल, कठोर का होता है कोमल, कड़वे का होता है मीठा, कथनीय का अकथनीय, कथित का अकथित, कथ्य का अकथ्य, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कपटी का निष्कपट और निश्चल दोनों हो सकता है, कपूत का सपूत हो जाएगा, कभी कभी का सदा या हमेशा, कम का ज्यादा अधिक दोनों हो सकता है, मतलब जो आप चुन लें वहाँ पर, कमजोर का तगड़ा हो जाएगा, कमी का बहुतायत हो जाएगा, करुण का निष्ठुर और कर्कश का मधुर हो जाएगा, कर्ता का अकर्ता, कर्म का अकर्म, कर्मणे का अकर्मणे, कलंकित का निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी, और कल्पनातीत का क्या हो जाएगा, कल्पनीय हो जाएगा. और देख लेते हैं, कसूरवार का बेकसूर, कहे का अनकहा, कहीं कहीं का सब जगह, काज का अकाज, काट्य का अकाट्य, काबिल का नाकाबिल, कामयाब का नाकामयाब, कामयाबी का नाकामयाबी, और कामी का क्या होगा, निष्काम होगा सबसे बढ़िया. काल का अकाल विलोम हो जाएगा, काला का गोरा हो जाएगा, किस्मतवर का बदकिस्मत हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति और कीर्तिकर का अकीर्तिकर हो जाएगा, कुंठित का अकुंठित, तीखा धारदार, कुछ भी जो विकल्प में रहे उसको आप चुनिएगा. कुटिल का सरल, कुपरिणाम का सुपरिणाम, कुप्रथा का सुप्रथा, कुफल का सुफल, कुमारी का विवाहिता, कुरूप का सुरूप, कुलीन का अकुलीन, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था, कुशल का अकुशल, कुशलता का अकुशलता, कृत का अकृत और कृत कार्य का विफल मनोरथ या अकृत कार्य दोनों हो सकता है. उपसर्ग लगाकर भी आप विलोम बना सकते हैं. इसके बाद आप देखें, कृतज्ञ का अकृतज्ञ और सबसे बढ़िया कृतज्ञ. उसके बाद कृतज्ञता का अकृतज्ञता या कृतज्ञता हो सकता है. कृत्रिम का प्राकृत या नैसर्गिक हो जाएगा. कृत्रिमता का अकृत्रिमता, सिर्फ इसमें अ लगाना था. कृपण का दाता हो जाएगा. कृपण माने कंजूस, दाता मतलब दानी. कृपा का अकृपा या अवकृपा, अव उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं. कृष्ट का अकृष्ट हो जाएगा. के अंदर का के बाहर, के नीचे का के ऊपर, ये तो सिंपल है. अब देखिए, कोप का कृपा होगा. कोप का सबसे अच्छा कृपा होगा. अनुग्रह भी हो सकता है. कोमल का कठोर, कोमलता का कठोरता. कोलाहल का शांति, क्रमिक का अक्रमिक और क्रय का विक्रय. क्रूर का अक्रूर, क्रोध का क्षमा, यहाँ आप देख रहे हैं. क्षणिक का शाश्वत, छत का अक्षत, क्षम का अक्षम, क्षम्य का अक्षम्य, और क्षुण का अक्षुण. इसके अलावा क्षुद्र का विशाल या महान, क्षुब्ध का अक्षुब्ध या शांत, खंड खंड का अखंडित, खंडन का मंडन, और खंडनीय का अखंड. ठीक है, खंडनीय का क्या, अखंड. आगे चलते हैं. यहाँ आप देखें, खरे का खोटा, खरीद का बिक्री या फरोख्त दोनों हो सकता है, और खरीदने का बेचना. खाद्य का अखाद्य और खाली का भरा. खिलने का मुरझाना, खिले का मुरझाया, खुले का बंद या अवरुद्ध. खुशकिस्मत का बदकिस्मत हो जाएगा. खुशमिजाज का बदमिजाज हो जाएगा. खुशी का गमी हो जाएगा. खुशी खुशी का बेमन से हो जाएगा. खूबसूरत का बदसूरत यहाँ है ही है. खेद का प्रसन्नता, गंभीर का अगंभीर छिछला. गगन का धरती, गणतंत्र का राजतंत्र, और गणनीय का अगणनीय. गणे का अगण्य नगण्य दोनों हो सकता है. गत का आगत हो जाएगा. गमन का आगमन है. गरल का सुधा, गरल मतलब जहर, सुधा मतलब अमृत. गर्म का ठंडा, गलत का सही. गहरे का छिछला, गिराने का उठाना, गीले का सूखा. ये सब चल रहा है लगातार. और देखिए, गुण का अवगुण हो जाएगा. गुणी का निर्गुणी, और गुनाहगार का बेगुनाह हो जाएगा. गुप्त का प्रगट, गुमसुम का बातूनी या बड़बड़िया,
और गुरु का लघु हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। गूढ़ का अगूढ़, गृहस्थ का सन्यासी और गेय का अगेय। गौड़ का मुख्य, गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त। ग्रहण का त्याग या परित्याग, ग्राम का नगर और ग्रामीण का शहरी। ग्राम्य का वन्य हो सकता है, नागर भी हो सकता है, जो मिले आपको चुन लीजिएगा। ग्राह्य का अग्राह्य और त्याज्य दोनों हो सकता है। घटती का बढ़ती हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा और घोषित का अघोषित हो जाएगा। अच्छा, अब चंचल का देखिए। चंचल का वैसे तो स्थिर होता है, अचंचल है तो भी चलेगा। और चढ़ने का गिरना उतरना दोनों हो सकता है। चतुर का मूर्ख हो जाएगा, ठीक। चतुर और मूर्ख, मूर्ख चालाक हम लोग कहते हैं ना। इसके बाद देखिए चपल, तो चपल का अचपल हो जाएगा और चर का अचर होता ही है। चरित्रवान का चरित्रहीन। इसके अलावा चल अचल फिर से आ गया। चालाक का सीधा होता है, भोला भी हो सकता है। चाह का अनचाहा, चिंतनीय का अचिंतनीय। चिंतित का अचिंतित और निश्चिंत भी हो सकता है। चिंत्य का अचिंत्य, चिकित्स्य का अचिकित्स्य। चिरंतन का नश्वर, चिरंतन मतलब हमेशा चलने वाला, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। चिरस्थाई का अल्पस्थाई, चुस्त का ढीला या लचर हो सकता है। इसके अलावा चेतन का अचेतन या जड़। चैन का बेचैनी। चोर का शाह, चोरी छिपे का डंके की चोट पर। छली का निश्चल, छां का धूप। छिछले का गहरा, छुटकारे का बंधन। छूत का अछूत, छोटे का बड़ा और लंबा दोनों हो सकता है। जंगम का स्थावर हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा। और देख लीजिए, जटिल का सरल के नीचे जंगली का घरेलू और पालतू। जड़ का चेतन, जड़ता का चैतन्यता। और जन्म का मृत्यु, जय का पराजय। जरूरी का गैर जरूरी। जल का थल, जल्द का देर, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। जवानी का बुढ़ापा, जागने का सोना। जाति का विजातीय। जानकार का अनजान, जागरण का सुषुप्ति या निद्रा दोनों। जाति का विजाति, जानदार का बेजान फिर से। जाना पहचाना, अजनबी इसका विलोम हो जाएगा। जारज का औरस हो जाएगा, अपना जाया और दूसरे का जाया, मतलब अपना बेटा और दूसरे का मतलब दूसरे की संतति। इसके अलावा जालिम का रहमदिल, जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय। जीत का हार, जीर्ण का अजीर्ण। जीवन का मरण और जीवित का मृत। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इस मॉड्यूल में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।